policy making. These slides are also made by the most respected teacher of ours, Sir Umar, and this is about how a language is developed or how a language is formed. यानी कि एक language है, vernacular language है, common people की language है, how that language can get the level of a national or international or the official language, तो वो हमारे पास आ जाती है planning और policy making में. So, what is language policy? Sometimes language policy की जो term है वो language planning के साथ एक synonym के तौर पे use की जाती है, ठीक है. Language policy जो है हमारे पास एक it refers to the goals underlining the language planning process. कि language जो policy है वो basically एक plan होता है, एक goal होता है जिसको achieve करने के लिए हम एक language को डेवलप करने के लिए, एक लैंग्वेज को एक लेवल तक ले जाने के लिए एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं. दैट इज द लैंग्वेज पॉलिसी. लैंग्वेज प्लानिंग, conscious efforts by government, society, organizations, etc. to affect the role and status of language. यानी कि पॉलिसी हमने पहले, यहाँ पे अब दो डिफरेंट चीज़ें आ गई हमारे पास. सॉरी, कि पॉलिसी इज जो पॉलिसी इज द गोल अंडरलाइनिंग द लैंग्वेज प्लानिंग प्रोसेस. के लैंग्वेज प्लानिंग प्रोसेस का जो मेन गोल है दैट इज द पॉलिसी. और जो लैंग्वेज प्लानिंग है वो सारी एफर्ट्स हैं जो सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन करती है किस चक्कर में, टू गिव आर लैंग्वेज अ स्टेटस और टू अफेक्ट द रोल ऑफ लैंग्वेज. के एक लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस या फिर उसको एक नेशनल या इंटरनेशनल स्टेटस दिलवाने के लिए जो कुछ लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट, सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, दैट इज कॉल्ड द लैंग्वेज प्लानिंग. लैंग्वेज पॉलिसी और प्लानिंग जो है वो हमारे पास सोसाइटल और पॉलिटिकल लेवल पे होती हैं, ठीक है. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टू गिव द वैल्यू टू एनी लैंग्वेज ओवर देयर. कि किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए हमारे पास ये ज़रूरी चीज़ होती है कि लैंग्वेज की पॉलिसी बनाई जाए या उसकी प्लानिंग की जाए. ओके, एथनोलिंग्विस्टिक वाइटैलिटी. एथनोलिंग्विस्टिक वाइटैलिटी एक ऐसी टर्म है जिसका अगर हम कॉन्सेप्ट लेना चाहें तो ये वो है कि एक एथनिक ग्रुप की जो वैल्यूज़ और उनका जो कल्चर है वो कितना वास्टली यूज़ हो रहा है. यानी कि एथनोलिंग्विस्टिक वाइटैलिटी अगर हम इसको देखें तो इट इज़ द टर्म रेफर्स टू हाउ वाइडली अ लैंग्वेज और वेराइटी एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर कल्चर और एथनिसिटी इज स्पोकन. यानी कि एक एथनिक ग्रुप या फिर एक कल्चर की जो लैंग्वेज है वो कितनी ज़्यादा बोली जा रही है, दैट इज कॉल्ड द एथनोलिंग्विस्टिक वाइटैलिटी. ओके, फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन लैंग्वेज रिटेंशन. की अब लैंग्वेज रिटेंशन की तो हमने बात कर ली. लैंग्वेज बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, अभी तक हम बात कर रहे थे कि लिंग्विस्टिक वाइटैलिटी क्या है या फिर लैंग्वेज को लेवल कैसे मिलता है, अभी तक हम ये बात कर रहे थे. अब हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज रिटेंशन की. व्हाट इज द टर्म रिटेंशन मीन्स? लैंग्वेज रिटेंशन बेसिकली हमारे पास होती है कि हम इसको एक और इसका सिनोनिम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज प्रिवेंशन, कि लैंग्वेज प्रिजर्वेशन, कि लैंग्वेज को प्रिजर्व करना. फॉर एग्जांपल, अब अगर हम देखते हैं कि एक लैंग्वेज है जो कि ख़त्म हो रही है, एक लैंग्वेज है जो कि डिस्ट्रॉय होती जा रही है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लैंग्वेज डिस्ट्रॉय होती जा रही है. लैंग्वेज हम देख रहे हैं कि उसके यूजर्स कम हो रहे हैं और वो लैंग्वेज ख़त्म होने वाली है. वहाँ पे हम क्या करें, वहाँ पे हम उस लैंग्वेज को जो है वो उसकी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले लें जिन स्टेप्स की बेस पे वो लैंग्वेज ख़त्म होने से बचे. फॉर एग्जांपल, अगर इंग्लिश लैंग्वेज है, हम कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश वैसे ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन लेट्स से इंग्लिश लैंग्वेज है वो ख़त्म होने की साइड पे जा रही है, दैट इज़ अबाउट टू बी डेड. तो वहाँ पे हम क्या करें कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी करा दें. इंग्लिश लैंग्वेज को हम एक कंपल्शन डाल दें कि येस दिस इज़ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी इन एवरी कोर्स. कि कोई भी अकेडमिक स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़े बगैर यहाँ से नहीं निकल सकता. तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी लैंग्वेज रिटेंशन. कि हमने लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, उसको रिटेन करने के लिए, हमने सेव करने के लिए फैक्टर जो स्टेप्स उठाए वो लैंग्वेज रिटेंशन के स्टेप्स आ जाते हैं.
ओके अब यहाँ जो चीज़ है वो है हमारे पास फैक्टर्स इन्वॉल्व इन लैंग्वेज रिटेंशन के लैंग्वेज रिटेंशन में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो लैंग्वेज रिटेंशन में रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल अब एक लैंग्वेज को आपने रिटेंट करना है, आपने उसको प्रिजर्व करना है कल्चर को, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, कि अगर वो इंस्टीट्यूट्स आपको हेल्प करते हैं लैंग्वेज रिटेंशन में, कि आपको वो आपकी उस लैंग्वेज को वो कंपलसरी करार दे देते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है लैंग्वेज रिटेंशन में। पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ लैंग्वेज, पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ लैंग्वेज में हमारे पास क्या आ जाता है कि किस तरह से हमने लैंग्वेज को, लैंग्वेज का जो लेवल है, लैंग्वेज की जो मतलब एक लैंग्वेज अगर ख़त्म होने वाली है तो उसकी पावर और प्रेस्टीज भी रोल प्ले करती है उसकी रिटेंशन में, कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक पावरफुल लैंग्वेज ख़त्म हो जाए, ठीक है। एक लैंग्वेज की रिटेंशन में जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो बेसिकली लैंग्वेज की पावर एंड प्रेस्टीज भी कही जा सकती है, कि एक पावरफुल कल्चर की या फिर एक पावरफुल एथनिक ग्रुप की जो लैंग्वेज है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल ग्रुप की लैंग्वेज है, और पावरफुल ग्रुप का मतलब है कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो सकती है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हो सकती है, वो नेशनल लैंग्वेज भी हो सकती है। और एट दैट स्टेज अगर हम कहें कि कोई लैंग्वेज खत्म हो जाएगी तो दैट इज द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। उसके बाद उसकी डेमोग्राफी भी रोल प्ले करती है और उसकी कम्युनिटी चॉइसेस भी रोल प्ले करती हैं। कम्युनिटी चॉइसेस कैसे रोल प्ले करती हैं कि कुछ कितने लोग हैं एक कम्युनिटी में दैट गोज फॉर चूजिंग दैट लैंग्वेज, कि वो उस लैंग्वेज को चूज करने में कितने लोगों ने एक पॉजिटिव रिएक्शन शो किया, यानी कि कितने लोगों ने उस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, कितनी कम्युनिटीज़ ने उस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। अब अगर हम देखें कि एक कम्युनिटी एक लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रही है, ठीक है, ऑन द अदर हैंड वही जो 70% कम्युनिटीज़ है वो दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रही हैं, तो कौन सी लैंग्वेज के रिटेंशन के ज़्यादा चांसेस हैं, उसके एग्जिस्ट करने के ज़्यादा चांसेस हैं? उस लैंग्वेज के जिसको 70% लोगों ने जो है वो किया है, अडॉप्ट किया, तो उनके रिटेंशन के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज शिफ्ट। अब लैंग्वेज शिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द थिंग कि लैंग्वेज शिफ्ट होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज शिफ्ट होती है कि किसी कम्युनिटी में यूज होने वाली जो लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है, वो शिफ्ट होती है दूसरी लैंग्वेज की तरफ। शिफ्ट इन द सेंस कि उसका एक कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल एक एथनिक ग्रुप है, वहाँ पे लोग एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन लेटर ऑन उन लोगों ने किसी दूसरी लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद अडॉप्ट थोड़ा करते 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 उन्होंने अपनी लैंग्वेज को इतनी प्रायोरिटी देना बंद कर दी जितनी उन्होंने दूसरी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देना शुरू की। तो दैट इज द लैंग्वेज शिफ्ट, कि हमारे पास लैंग्वेज जो है फ्रॉम वन एथनिक ग्रुप इट इज गेटिंग शिफ्टेड टू एन अदर लैंग्वेज, ठीक है, कि एक एथनिक ग्रुप के अंदर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ जब लोग शिफ्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द लैंग्वेज शिफ्ट। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर हम रीड करते हैं, द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन लैंग्वेज बाय एन अदर एज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन विद इन अ स्पीच कम्युनिटी, कि एक किसी भी स्पीच कम्युनिटी में हमारे पास जो है वो एक लैंग्वेज की किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ रिप्लेसमेंट, उस किस लिए, अपनी कम्युनिकेशन के लिए, अपनी सोशलाइजेशन के लिए, अपने ऑफिशियल कामों के लिए, हर चीज़ के लिए लैंग्वेज की रिप्लेसमेंट विद अ न्यू लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज शिफ्ट, ठीक है। जर्मन स्पीकर्स जो थे नॉर्थ अमेरिका में, दे स्विच्ड टू इंग्लिश फेयरली क्विकली ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन when German was the language of the outside, कि जब वॉर के दौरान भी ये लैंग्वेज शिफ्ट हुई थी कि जर्मन्स ने लैंग्वेज, जर्मनी अपनी जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश की तरफ स्विच किया था, ठीक है। दूसरी भी इसकी एग्जांपल है, आगे चलते हैं, हमारे पास है कि अब ये चीज़ आ जाती है कि रीजंस यहाँ पे जो मेंशन की हुई है, वो मेंशन क्या किया हुआ है कि कुछ रीजंस वाई पीपल डू नॉट चेंज देयर लैंग्वेज, के कुछ होते हैं ना जो लोग होते हैं लाइक हमारे बाप दादा का रिलीजन, व्हाई आर वी गोइंग टू स्किप इट और ऑल दैट स्टफ, इस तरह के लोगों की बात हो रही है कि
लार्ज ग्रुप ऑफ रिफ्यूजीज मेंटेन देयर होम लैंग्वेज। अच्छा, अब होम लैंग्वेज मेंटेन करने की बात है कि लोग क्यों अपनी होम लैंग्वेज मेंटेन कर सकते हैं। पहला रीज़न इसमें आ जाता है कि उनको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये यकीन होता है कि आज नहीं तो कल वो वापस अपने होमलैंड आएंगे ही आएंगे, चाहे ऐसा पॉसिबल ना हो, लेकिन उनको यकीन होता है कि वो आएंगे। तो उस वजह से वो अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते कि जब वापस अपने होमलैंड आना ही है तो वाई डू जस्ट स्किप आउट द लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, और दूसरी रीज़न इसकी क्या हो सकती है कि जो उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, ठीक है, वो उस लैंग्वेज के इतने स्पीकर्स किसी दूसरी जगह मूव करें कि वो अकेले अपनी लैंग्वेज के लिए काफ़ी हों, अपनी लैंग्वेज बोलने वाले अकेले लोग भी हो जाएं तो वो काफ़ी हों। मतलब कि इतने लोग शिफ्ट करें कि अगर इनके अलावा वहाँ पे उस लैंग्वेज का यूज़र या स्पीकर कोई और ना भी हो तो भी इनका काम चल जाए। ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास तीसरी रीज़न क्या हो सकती थी कि जो लोग हैं जो वहाँ पे जिनकी लैंग्वेज की बात है, कि उनकी लैंग्वेज की रिटेंशन की बात है, कि वो लोग पावर में हों, उनकी कुछ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या मिलिट्री की सपोर्ट्स हों, देन वो लोग अपनी लैंग्वेज को मेंटेन कर सकते हैं, देन वो लोग अपनी लैंग्वेज को सक्सेसफुली मेंटेन कर सकते हैं। और ये 3 रीजंस हो सकती हैं कि अगर कोई बंदा अपनी लैंग्वेज को चेंज नहीं करना चाह रहा तो उसकी क्या रीजंस हो सकते हैं, वो ये 3 रीजंस हैं। ओके, मूविंग ऑन, व्हाट इज़ लैंग्वेज डेथ। लैंग्वेज डेथ क्या होती है कि बेसिकली अगर एक लैंग्वेज के यूज़र्स हैं और सम हाउ वो यूज़र्स जो हैं वो शिफ्ट कर देते हैं अपनी लैंग्वेज को रिप्लेस कर देते हैं विद एन अदर लैंग्वेज, तो दैट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज डेथ। कि जो यूज़र्स हैं उन्होंने ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम थिंग्स अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली एंड दे शिफ्टेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू एन अदर, और उन्होंने अपनी प्रीवियस लैंग्वेज को पूरी तरह से यूज़ करना छोड़ दिया। यानी कि इन शॉर्ट, अगर एक लैंग्वेज के जो यूज़र्स हैं वो कम्प्लीटली अपनी लैंग्वेज यूज़ करना छोड़ दें तो दैट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज डेथ। ठीक है। लैंग्वेज डेथ का मतलब लैंग्वेज डेथ नहीं होती, इट इज़ द यूजर्स ऑफ द लैंग्वेज दैट डाइज, नॉट द लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, एक एथनिक ग्रुप है, अब वो एक लैंग्वेज बोल रहा है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने किसी दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद मूविंग ऑन, उन्होंने जब उसके कुछ वर्ड्स अडॉप्ट किए, करते 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 एक न्यू जनरेशन ने एक लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। अब जो प्रीवियस लैंग्वेज थी, उन्होंने अपनी असली लैंग्वेज को छोड़ के एक दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। अब जो प्रीवियस लैंग्वेज थी उसके यूजर्स रह गए वो न्यू जनरेशन को छोड़ के जो बाकी के थे। ठीक हो गया। फिर लेटर ऑन क्या हुआ कि वो जो न्यू जनरेशन थी वो बनी एक नेक्स्ट जनरेशन, और उसके आगे और न्यू जनरेशन आई, तो उन्होंने अपनी उसी लैंग्वेज को ट्रांसफर किया जो उन्होंने न्यू अडॉप्ट की थी। अपने जो अपब्रिंगर्स थे, अपने उनके जो चिल्ड्रन थे, उनको अपनी नस्ल को वो लैंग्वेज ट्रांसफ़र की जो वो खुद बोलते थे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि एक वो ओल्डर लेवल के जो लोग थे उनकी भी एक शिफ्ट हो गई, और जो प्रीवियस लैंग्वेज बोलने वाले बचे वो सिर्फ कुछ बुजुर्ग लोग बचे, बाकी उनसे नीचे जो ओल्डर लेवल के थे वो भी न्यू लैंग्वेज बोलने लग गए, और जो न्यू जनरेशन आई वो भी न्यू लैंग्वेज बोलने लग गई। और फर्दर मोर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वो ओल्डर जो लोग थे जो प्रीवियस लैंग्वेज बोलते थे उनकी भी डेथ हुई, तो देयर वाज नो वन स्पीकिंग दैट लैंग्वेज, एंड एट दैट टाइम लैंग्वेज डाइड. So basically, a complete language shift in which the original language is no longer used by anyone, anywhere, is called the language death. Okay. Many of the languages, अब slide को एक दफ़ा read कर लेते हैं for your convenience. Many of the languages are losing speakers. There is no safe homeland. There are mostly languages spoken by the small number of people who don't wield much political and economical power. So a complete language shift in which the original language is no longer used by anyone, anywhere, it is the reason of language death. Okay, some researchers like Robbins and Uhlenbeck Crystal 2019 till 2019 predicted that about the half of the world languages will die out over the course of this century. कि बहुत सारी languages over the course of century मर जाएंगी because there will be no speakers left for those languages. For example, हमारे पास एक language है American, and Australia में America और Australia में एक language use होती है जिसके सिर्फ अब
ओनली फ्यूअर देन 100 नेटिव स्पीकर्स, कि उसके सिर्फ 100 से भी कम नेटिव स्पीकर्स रह गए, एंड देयर आर नो नेटिव स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज एनी मोर। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से लैंग्वेज की डेथ हो रही है। ओवरऑल 52% ऑफ ऑल द वर्ल्ड लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय फ्यूअर देन 10,000 पीपल। ओके, हाउ डज लैंग्वेज शिफ्ट हैपन, कि लैंग्वेज शिफ्ट बेसिकली होती क्यों है, आती कैसे है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ नॉट ड्यू टू द इंडिविजुअल इंटायरली चेंजेस लैंग्वेज ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंटायरली अपनी लैंग्वेज को चेंज कर लेते हैं, बट होता क्या है कि एट द सोसाइटल लेवल्स कम्युनिटी चेंज करना स्टार्ट करती है लैंग्वेज को, कि कम्युनिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम लैंग्वेज को शिफ्ट करती है, एंड देन लैंग्वेज इज टोटली चेंज्ड। कुछ इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिटी लैंग्वेज को चेंज करती है, और उसके बाद फिर वो कॉमन पीपल में चेंज होती है, एंड देन इट इज टोटली चेंज्ड। एट द इंडिविजुअल और फैमिली लेवल, फैमिली और इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है कि लैंग्वेज शिफ्ट इसलिए आती है क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि लैंग्वेजेस आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन, कि प्रॉपरली लैंग्वेज को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, दैट इज वाई लैंग्वेज शिफ्ट आती है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डोमेन का कॉन्सेप्ट। ये डोमेन हम बोलते हैं किसी भी ऐसे सोशल या इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट को जिसमें हमारी लैंग्वेज यूज हो रही है। कि हम लोगों को ये लगता है कि लैंग्वेज शिफ्ट जो है वो एक मैक्रो लेवल की चीज़ है, कि सोसाइटल लेवल पे हो रही है, पॉलिटिकल लेवल पे हो रही है, या फिर हमारे पास जो है हमारे डिफरेंट लेवल्स पे हो रही है। बट असल में जो लैंग्वेज शिफ्ट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल का मतलब क्या है कि वो बहुत ही मिनिमल लेवल से स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलेगा, एंड द डिसीजन ऑफ द इंडिविजुअल इज द थिंग जो कि हमें ये चीज़ बताती है कि फर्दर मोर लेटर ऑन सोसाइटी कौन सी लैंग्वेज बोलेगी। We probably also need to remember that when people make choices about the languages to speak, they base these choices on their perceptions of EV. EV stands for ethno-linguistic vitality, कि एक लैंग्वेज कितनी वास्टली यूज हो सकती है। तो यहाँ पे प्रोबेबली वी नीड टू रिमेंबर कि जो लोग चॉइसेस बनाते हैं टू यूज़ लैंग्वेज, के लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ किया जाएगा, कहाँ यूज़ किया जाएगा, कहाँ कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, इज़ बिकॉज ऑफ देयर परसेप्शंस ऑफ एथनोलिंग्विस्टिक वाइटैलिटी। ये सोच के बनाते हैं, इनकी बेसिस उनकी एथनोलिंग्विस्टिक वाइटैलिटी होती है कि कोई लैंग्वेज कितना वास्टली यूज़ हो रही है, देन वो लोग इस चीज़ को चूज़ करते हैं कि वेदर टू यूज़ दिस लैंग्वेज और नॉट। People who speak a language with low perceived ethno-linguistic vitality will generally be more likely to use the dominant language, eventually leading to the language shift. कि जो लोग जो हैं वो low ethno-linguistic vitality वाली language use करें, कि एक ऐसी language use करें जो widely spread नहीं है, तो later on वहाँ पे language shift होगी, because उनको dominant language adopt करनी पड़ेगी, they have no second choice for it. So जो लोग low EV वाली लैंग्वेजेस यूज करें उनको लैंग्वेज शिफ्ट करनी पड़ेगी। एज ग्रेडिंग, व्हेन द डिफरेंसेस बिटवीन एज ग्रुप्स रिपीट एज सच जनरेशन एजेस, यानी कि जब किसी भी एथनिक ग्रुप की लैंग्वेज जो है दैट शुड बी रिपीटेड एज द जनरेशन एजेस, जैसे जैसे जनरेशन चेंज होगी वो लैंग्वेज जो है उस लैंग्वेज के स्पीकर्स एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक एज में एक लैंग्वेज को फोकस करेंगे, दूसरी एज में दूसरी लैंग्वेज को फोकस करेंगे। लोगों की लैंग्वेज शिफ्ट जो है वो बेसिकली या फिर यूजुअली किस बेस पे होता है, ओवर द ईयर्स, के उनकी लाइफ में जो जो चेंजेस आती हैं ओवर द ईयर्स उनकी बेस पे लैंग्वेज शिफ्ट अकर होता है किसी भी पर्सन की लाइफ में। Sapir-Whorf hypothesis, it is also called Sapir-Whorf hypothesis or Sapir-Whorf hypothesis. So what is Sapir-Whorf hypothesis? Sapir-Whorf hypothesis is actually giving us the statement that the language describes or affects the speaker's view of reality. कि लैंग्वेज जो है वो डिस्क्राइब करती है कि एक इंसान जो है वो दुनिया को किस नज़र से देखेगा, एक इंसान का दुनिया को देखने का नज़रिया क्या होगा, वो चीज़ लैंग्वेज डिसाइड करती है हमारे पास। लैंग्वेज पॉलिसी एंड प्लानिंग, अब यहाँ पे आ जाती है हमारे पास कि ओवरऑल व्यू पॉइंट क्या है लैंग्वेज पॉलिसी एंड प्लानिंग का,
कि लैंग्वेज पॉलिसी जो है कि गवर्नमेंट और कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैज कंसर्निंग द यूज ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। बेसिकली पॉलिसी और प्लानिंग जो है वो दो स्टेप्स हैं। पॉलिसी इज द गोल एंड प्लानिंग आर द स्टेप्स फॉलोड टू अचीव दैट गोल, ठीक है। और लैंग्वेज पॉलिसी इज ओवरऑल अ व्यू पॉइंट दैट द गवर्नमेंट और सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैज कंसर्निंग द यूज ऑफ लैंग्वेज. It often reflects that language idealization of organization or at least of those with power in organization. कि language planning जो है लैंग्वेज प्लानिंग, ये आ गई वही बात कि लैंग्वेज प्लानिंग बेसिकली लैंग्वेज पॉलिसी के को अफेक्ट में लाने का तरीका है। यानी कि अगर हमने एक गोल डिसाइड कर लिया है तो उस गोल तक पहुंचने के लिए हमारे जो स्टेप्स होंगे दैट आर कॉल्ड द लैंग्वेज प्लानिंग। ठीक हो गया? ओके अब कौन कौन लैंग्वेज प्लानिंग कर सकता है? कोई गवर्नमेंट एजेंट्स कर सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट एजेंट्स कर सकते हैं, हमारे पास चर्चेस कर सकते हैं, डिक्शनरी मेकर्स कर सकते हैं, हमारे पास पंडित्स कर सकते हैं, राइटर्स कर सकते हैं, प्रिंटर्स, पब्लिशर्स, एडिटर्स कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप्स भी कर सकते हैं। ओके लैंग्वेज प्लानिंग की आइडियोलॉजीज क्या हैं? बेसिकली लैंग्वेज प्लानिंग को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसकी प्लानिंग और लैंग्वेज पॉलिसी की 4 मेन मोटिवेशंस हैं, उनकी 4 मेन आइडियोलॉजीज हैं। फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक एसिमुलेशन। एसिमुलेशन में हमारे पास क्या आता है कि एवरीवन शुड लर्न द डोमिनेटिंग लैंग्वेज, कि हर इंसान डोमिनेटिंग लैंग्वेज सीखेगा। किसी भी सोसाइटी में रहते हुए एक डोमिनेटिंग लैंग्वेज को फोकस करेगा हर इंसान, ठीक है। ये एक ट्रेडिशन रहा है फ्रेंच और यूएस में, जहां पे हमारे पास हेलेनाइजेशन का और रूसिफिकेशन का कॉन्सेप्ट था ग्रीक और रशियन पीपल में। ठीक हो गया? अब ये आइडियोलॉजी में हमारे पास लैंग्वेज बैनिंग का प्रोसेस भी आ जाता है कि जाहिर सी बात है अगर एक डोमिनेंट लैंग्वेज को यूज करना है और लोगों को भी मजबूर करना है कि वो एक डोमिनेंट लैंग्वेज को ही यूज करें, तो वहां पे हमारे पास ये हेलेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है या फिर रूसिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एंड अलॉन्ग विद दिस कॉन्सेप्ट हमारे पास एक लैंग्वेज बैनिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि अगर हमने करनी ही डोमिनेटिंग लैंग्वेज यूज है तो व्हाई नॉट बैन ऑल अदर लो ईवी लैंग्वेजेस, लो एथनिक वाइटैलिटी लैंग्वेजेस, ठीक है। जब यूज ही डोमिनेटिंग वन करनी है तो व्हाई आर यू इवन लेटिंग देम स्टे हियर? ओके नेक्स्ट हमारे पास है लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म। अब लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म क्या है कि सोसाइटीज और गवर्नमेंट्स में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमारे पास जो चीज यूज होती है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है एक, नेशनल, ऑफिशियल, इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारे पास एक ही होती है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि अगर हम ये करते हैं कि लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म को फॉलो करते हैं तो हमारे पास चीज ये आ जाती है कि हम एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को नेशनल का, ऑफिशियल का और इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दें, ठीक है। अब ये हमारे पास मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में काफी ज्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है और अगर उन लैंग्वेजेस के जो स्पीकर्स हैं वो हर बंदा अपने लिए एक स्पेशल प्लेस मांगने लग गया सोसाइटी में, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे अ वेरी हाई वैल्यू फॉर इट। इसी वजह से लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म को फोकस किया गया कि अगर कोई एक लैंग्वेज ऑलरेडी इक्तदार में है, कंट्रोल में है, पावर में है, तो दूसरी लैंग्वेज अगर कोई और उसके कंपटीशन में लैंग्वेज आती है बीइंग इन पावर, तो पिछली लैंग्वेज को हटाने की बजाय उस लैंग्वेज को भी दर्जा दे दिया जाए। दैट इज द लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म, कि अगर एक लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही है तो दूसरी को भी दर्जा दे दिया जाए। वर्नैक्युलराइजेशन। वर्नैक्युलराइजेशन क्या है कि कोई जो लो पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है, लेस पावरफुल लैंग्वेज है, उसको हम प्रमोट कर दें ऑफिशियल स्टेटस पे, दैट इज कॉल्ड द वर्नैक्युलराइजेशन। यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत लो प्रेस्टीज है, जो बोली नहीं जाती यूजुअली, उसको हम उठा के ऑफिशियल लैंग्वेज का लेवल दे दें, दैट इज कॉल्ड द वर्नैक्युलराइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन, किसी भी नॉन इंडिगुअस लैंग्वेज को, नॉन यू कैन से लो प्रेस्टीज लैंग्वेज को हम अगर एनकरेज करते हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है,
उसको परहैप्स इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, परहैप्स नॉट, बस उसको इनकरेज करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज बना के, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए बगैर उसको इनकरेज करते हैं, तो ये हमारे पास इंटरनेशनलाइजेशन आ जाती है कि ये व्यू पॉइंट हमारे पास फिर से हाई मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज में यूज होता है। जहाँ पे हमारे पास एक आउटसाइड लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक है, और उसको एक न्यूट्रल लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है। आउटसाइड लैंग्वेज जो होती है, क्योंकि मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ हैं, तो अगर बाहर वाली कोई लैंग्वेज आती भी है तो उसको अडॉप्ट करने में हमें कोई इशू नहीं होगा। तो एक आउटसाइड वाली लैंग्वेज को एक न्यूट्रल लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है, ठीक है, एंड इट इज़ अ वे टू अवॉइड गिविंग एन अनफेयर एडवांटेज टू द स्पीकर्स ऑफ एनी लोकल लैंग्वेज। कि अगर समटाइम्स न्यूट्रल लैंग्वेज आती है, बाहर से कोई लैंग्वेज आती है, उसको न्यूट्रल लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है और उसको एज अ वे यूज किया जाता है टू इक्वलाइज द लैंग्वेजेस एग्जिस्टिंग इन दैट एरिया। क्योंकि अगर वहां पे एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस में से किसी एक को दर्जा दिया और दूसरे को ना दिया, तो दिस वुड बी एन अनजस्ट बिहेवियर टुवर्ड दैट लैंग्वेज. So that is why internationalization is used, that the international languages are used to avoid giving an unfair advantage to the speakers of any local language. अब आगे बात आ जाती है हाउ टू डू इट. ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हमने स्टेप्स को पढ़ा कि ये स्टेप्स ऐसे होते हैं, ये स्टेप्स ऐसे होते हैं, ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए. अब बात आ जाती है कि उसको अप्लाई कैसे करें. तो उसके लिए हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो सबसे पहला है स्टेटस प्लानिंग. स्टेटस प्लानिंग ये एक बेसिक टर्म है, यानी कि इसमें लैंग्वेज डिटर्मिनेशन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम लैंग्वेज को डिटर्मिन करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रोसेस में होता क्या है, इट इज कंसर्न विद चूजिंग बिटवीन द अवेलेबल लैंग्वेजेस और द लैंग्वेज वेराइटीज एंड प्रमोटिंग वन ओवर द अदर. कि अगर आप अवेलेबल लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज को चूज कर रहे हो और आप उनमें से किसी एक को प्रमोट कर रहे हो, तो दैट इज द लैंग्वेज स्टेटस प्लानिंग और लैंग्वेज डिटर्मिनेशन. अब इसमें हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम उस लैंग्वेज को किसी पर्टिकुलर कंट्री या रीजन की लेजिस्लेशन की लैंग्वेज बना दें, या फिर उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दें, या फिर हम उस लैंग्वेज को एक हायर प्रेस्टीज लेवल पे ले जाएं. ठीक हो गया. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस के डेजिग्नेशंस हैं वो समटाइम्स हमारे पास रिस्पॉन्स किस चीज का होते हैं, पावर का. कि एक लैंग्वेज है वो पावरफुल ग्रुप की लैंग्वेज है, दैट इज वाई वो ऑफिशियल लैंग्वेज है. ठीक हो गया. तो समटाइम्स स्टेटस प्लानिंग में जो पावर है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन स्टेटस प्लानिंग. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कॉर्पस प्लानिंग. कॉर्पस प्लानिंग बेसिकली हमारे पास कंसर्न होती है विद द डिटेल्ड टारगेटिंग, यानी कि विद द थिंग कि हमारे पास जो डिटेल्ड में चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें डिस्कस होती हैं. इधर इट इज द लेक्सिकलाइजेशन, और इट इज द डेमोग्राफिक्स, और इट इज द वोकैबुलरी. एनीथिंग इन अ लैंग्वेज इज कंसीडर्ड इन द कॉर्पस प्लानिंग. अब इसके हमारे पास स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप है हमारे पास सिलेक्शन. कि एक लैंग्वेज को सिलेक्ट किया जाता है, कि एक लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया जाता है उसको प्रमोट करने के लिए. ठीक है, चाहे वो कोई लैंग्वेज की वैरायटी हो या फिर कोई रियल लैंग्वेज हो. ठीक है, हमें ये चूज करना पड़ता है कि हम कौन सी लैंग्वेज को जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज का लेवल देने जा रहे हैं. ठीक है, और जब ये बात डायलेक्ट्स के बीच में आ जाती है कि कौन से डायलेक्ट को दर्जा देंगे, तो वहां पे फिर सेंट्रल डायलेक्ट मोस्ट पावरफुल रोल प्ले करता है. यानी कि जो सेंट्रल डायलेक्ट है दैट इज द थिंग जिसको हम पावरफुली यूज करते हैं. ठीक हो गया. सेकेंड हमारे पास आ गया कोडिफिकेशन. If a language is being used in the law and politics and education and frequently written, norms needed to be established. कि हमारे पास इसमें आ जाएगी कि अगर कोई भी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर एज अ लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, तो उसमें हमारे पास कोडिफिकेशन ज़रूरी चीज़ है. क्यों ज़रूरी चीज़ है? कि कोडिफिकेशन नहीं होगी तो हम शायद उस चीज़ को डिटर्मिन ना कर पाएँ कि ये लैंग्वेज क्यों ऑफिशियल लैंग्वेज है. फॉर एग्जाम्पल उसमें ग्राफिजेशन होगी, यानी कि एक डेवलपिंग राइटिंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा हमें कि एक अच्छा प्रॉपर राइटिंग सिस्टम हो. ठीक है, उसके बाद ग्रामेटिकेशन होगी कि उसके ग्रामर के रूल्स और नॉर्म्स को एस्टैब्लिश किया जाए, दैट इज द ग्रामेटिफिकेशन. नेक्स्ट उसकी लेक्सिकलाइजेशन होगी
कि उसकी रिफाइनिंग वोकैबुलरी और उसकी जो सारे मामलात हैं कि उसके अंदर जो वर्ड्स आएंगे, उसकी वोकैबुलरी कैसी होगी, कहाँ यूज़ होगी, ऑल दैट स्टफ शुड बी यूज्ड और डिस्कस्ड इन कोडिफिकेशन। उसके बाद एलैबोरेशन में हम उसकी मॉडर्नाइजेशन को चेक करते हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि इस चीज़ को यकीनी बनाना कि क्या ये एक लैंग्वेज जो है वो मॉडर्न सोसाइटी की नीड्स को जस्टिफाई कर सकेगी, क्या ये इतनी डेवलप्ड इसकी वोकैबुलरी है कि ये मॉडर्न सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सके। क्योंकि समटाइम्स मैनी लैंग्वेजेस लैक द ग्रामर और द वोकैबुलरी दैट इज नीडेड टू बी एडजस्टेड इन द मॉडर्न सोसाइटी, के वहाँ की जॉब्स, वहाँ का कल्चर, वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ की रीजनल वेरिएंट्स, हर चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए एक मॉडर्न लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। इन सम हाउ अगर एक लैंग्वेज टोटली मॉडर्न नहीं है तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते इन द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज द लास्ट स्टेप। यहाँ पे हम लोग जो कुछ लैंग्वेज की पॉलिसीज बनाई हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? जाहिर सी बात है, एक पहले लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही थी, उसको ऑफिशियल लेवल से हटा के किसी दूसरी लैंग्वेज को ऑफिशियल का दर्जा दिया तो उसको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम? कि उसमें हम बुक्स छपवाएंगे, उसमें हम न्यूज़पेपर्स छपवाएंगे, मैगजीन्स छपवाएंगे, उसमें हम डिफरेंट चीज़ें प्रिंट करवाएंगे, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना के ऑफिसेज में यूज़ करेंगे, उसको एक प्रॉपर लैंग्वेज का दर्जा देंगे बाय गिविंग इट द वैल्यू एट एवरी प्लेस। सो yeah, that's it about the detailed explanation of language planning and policy. I hope you got all the points very clearly, and if you have any confusion you can comment down below and I'll try to answer all your queries. Till then, stay safe, bye bye, we'll see you in the next video.